आदमी अचानक नींद से जाग जाता है और हैरानी से पाता है कि अभी अभी जो वो अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र में था, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन में पहुंच गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि सामने बैठी खूबसूरत महिला उसे जानती हुई लग रही है, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं जानता। तुम उसके साथ हो और तुम दोनों ऊपर जा सकते हो। एक औरत को खुद को शॉन कहते हुए सुनकर आदमी और भी उग्र हो गया। मेरा नाम तो जैक है, तो फिर औरत मुझे शॉन क्यों बुला रही है? तभी चेंग हुयुआन उन दोनों के पास गया और जानकारी दी। जब जैक हैरान और बेबस था, तभी औरत ने उसकी जेब से एक टिकट निकाला। ये सब देखकर जैक हैरान था। क्या वह सपना देख रहा है? लेकिन डिब्बे के अंदर सब कुछ इतना असली लग रहा था। औरत को फिर से खुद को शॉन कहते हुए सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने तुरंत औरत को बताया कि उसका नाम जैक है और वो अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर पायलट है। ये सुनकर औरत जोर से हंसने लगी। उसे लगा कि उसका स्पष्टीकरण एक मजाक है। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और जैक तुरंत सुराग ढूंढने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन दृश्य इतना अजीब था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैक तुरंत मुड़ी, लेकिन जब आदमी अंदर आया तो उसे पता चला कि वो उसे नहीं बुला रही थी। दरअसल उसने दूसरे यात्री का वॉलेट कार में छूटते हुए देखा था और उसे लौटाने के लिए कार से बाहर चली गई। जैक भीड़ के साथ कार से बाहर आई, तभी दूर की ऊंची इमारत ने उसका ध्यान खींचा। पूछने पर उसे पता चला कि ट्रेन शिकागो जा रही है। जैक को तब एहसास हुआ कि वो शिकागो और उपनगरों को जोड़ने वाली कम्यूटर ट्रेन में सवार है। भ्रमित जैक अपनी सीट पर लौट गई, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने कांच पर एक और चेहरा देखा। पहले से ही घबराई हुई जैक अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वो घबराई हुई ट्रेन के बाथरूम में गई और आईने में ये देखने की कोशिश की कि उसने जो देखा वो कोई भ्रम तो नहीं था। लेकिन जब उसने झांका तो एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। आईने में दिख रहा आदमी वो नहीं था। जैक तुरंत डर के मारे कोने में दुबक गई। घबराई हुई उसने तुरंत अपना पर्स निकाला। पहचान पत्र पर लगी तस्वीर आईने वाले आदमी की थी। पेशे से वो एक शिक्षक था। क्या उसने शॉन के साथ शरीर बदल लिया था? तो असली वो कहाँ गई? ये सोचकर जैक जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली, उसकी हालत को लेकर चिंतित। वो खूबसूरत महिला भी बाहर आ गई, लेकिन भावुक जैक उससे बात नहीं करना चाहती थी। आने वाली ट्रेन से डिब्बे में जोरदार कंपन हुआ, लेकिन इससे महिला का सांत्वना देना नहीं रुका। सोचा भी नहीं था कि महिला के शांत करने के साथ ही पूरी ट्रेन में जोरदार धमाका हो जाएगा। जोरदार धमाके से डिब्बा पलट गया, लेकिन जैक को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक चक्कर आने के बाद जैक ने खुद को एक गुप्त डिब्बे में पाया। तभी जैक ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। तभी डिब्बे के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो गई। सेना में मौजूद एक महिला ने उसे अपना नाम बताने का आदेश दिया, लेकिन जैक को देखकर उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या तुम उसे उसका नाम याद दिलाओगे? कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ कार्ड दिखने और इंटरकॉम पर एक अजीब कोड सुनने के बाद जैक को अचानक अपना नाम याद आ गया। ठीक है, तुम्हारा नाम ठीक है ना? हाँ, मुझे याद आ जाएगा। जैक को एहसास हुआ कि शायद वो किसी तरह के सिमुलेशन में भाग ले रही है। वो अपने पिता से बात करना चाहती है और वो गुडविन से ये पुष्टि करवाना चाहती थी कि क्या वो अमेरिका लौट आई है, लेकिन गुडविन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इस वक्त उसे बस ये जानना था कि ट्रेन को किसने उड़ाया, लेकिन जैक को अभी तक विस्फोट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुडविन ने बिना किसी भूमिका के जैक को वापस जाने का आदेश दिया और उसे 8 मिनट के अंदर बम लगाने की जगह और विस्फोट करने का तरीका पता लगाने को कहा। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही एक तेज रोशनी ने जैक को फिर से ट्रेन में भेज दिया। पहले की तरह सामने वाली खूबसूरत महिला अभी भी उससे बतिया रही थी और एक यात्री ने फिर से उसके पैरों पर कॉफी गिरा दी, लेकिन इस बार महिला ने खुद उसे पूछने में मदद की। जैक को तब याद आया कि वो किसी तरह का सिमुलेशन कर रही है, इसलिए उसने तुरंत अपनी घड़ी चालू की। सिमुलेटेड स्पेस की वास्तविकता उसे अविश्वसनीय लग रही थी। वो लगभग उसे छूने ही वाली थी, लेकिन पिछले अनुभवों से उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सामने वाली खूबसूरत महिला एक भटकाने वाली चीज है। इसलिए वो ट्रेन के डिब्बे में आई और सभी यात्रियों की हरकतों को ध्यान से देखने लगी, लेकिन डिब्बे के अंदर जो हो रहा था वो पहले जैसा ही था। जैक भीड़ के साथ फिर से ट्रेन से बाहर आई, लेकिन ध्यान से देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसे कोई भी उपयोगी सुराग नहीं मिला। वो विस्फोट के समय के बारे में सोचने लगी और आखिरकार उसे याद आया कि विस्फोट ट्रेन के डिब्बे के पीछे से हुआ था। इसलिए वो जल्दी से शौचालय में घुसी, दरवाजा बंद किया और गहन तलाशी शुरू कर दी, लेकिन शौचालय के हर कोने को छान मारने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तभी जैक को एहसास हुआ कि वेंटिलेशन शाफ्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसने तुरंत वेंटिलेशन शाफ्ट को नीचे खींचा और आखिरकार शौचालय की छत पर एक बड़ा बम मिला। बम को निष्क्रिय करने का तरीका।
लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। बेबस होकर चेक ने अपनी जासूसी पहचान दिखाई और यात्रियों को सभी चालू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने के लिए मजबूर करने के लिए परिवहन प्रशासन के एक अधिकारी होने का नाटक किया। अवज्ञाकारी यात्रियों का सामना करते हुए चेक ने सीधे अपने हत्यारे होने का अधिकार दिखाया। अन्य यात्रियों को भी मजबूरन मानना पड़ा, लेकिन तभी बम फिर से फट गया। समय और स्थान के एक और भ्रम के बाद चेक फिर से उसी कंटेनर में वापस आ गई। कल्पना में किए गए सिमुलेशन के विपरीत अभी अभी हुआ विस्फोट पूरी तरह से वास्तविक था, इतनी तेजी से और इतनी शारीरिक शक्ति के साथ, यहाँ तक कि अस्पताल के वार्ड में भी गंभीर रिसाव हो रहा था। योंगई को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, जिससे चेक को गुस्सा आ रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो आदमी है या औरत? आदमी। ये देखकर कि चेक सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए गॉडविन ने पिछली बार व्हाइट डॉक्टर से सलाह ली और चेक को मामले की सच्चाई बताई। दरअसल 2 घंटे पहले 1-2 लोग दुनिया से निराश हो गए। ज़ोकास सेंट्रल स्टेशन पर एक ट्रेन में धमाका हुआ और सभी यात्री मारे गए। मृतकों की सूची में एक यात्री शॉन नाम का भी है और वो शॉन की जगह लेगा। खुफिया जानकारी के अनुसार ट्रेन में धमाका आतंकी हमलों की एक श्रृंखला की पहली कड़ी है। इसलिए कूपर को कम से कम समय में यात्रियों के बीच छिपे आतंकवादियों को ढूंढना होगा, ताकि आगे होने वाले आतंकी हमलों को समय रहते रोका जा सके। जैसे ही गॉडविन ने बिजली चालू करने का आदेश दिया, चेक को तुरंत फिर से ट्रेन में भेज दिया गया। चेक की पहले से दी गई चेतावनी के कारण इस बार कॉफी सामने बैठी महिला के जूते पर गिर गई। हालांकि उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। इस उच्च तनाव में डूबे चेक को थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई, इसलिए उसने खूबसूरत महिला को अपने बगल में बैठने और उसके साथ सच्चाई का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। उसने महिला को हर यात्री के हाव भाव को देखने और उसमें छिपे रहस्य को समझने के लिए कहा, लेकिन महिला के तर्कपूर्ण विश्लेषण के बाद भी उसे कोई असामान्य बात नहीं मिली। तभी ट्रेन में एक भारतीय अंकल जो बाथरूम से निकले थे ने अचानक चेक का ध्यान खींचा। उसे उनके अस्त व्यस्त कपड़ों से लगा कि उन्होंने अभी अभी कुछ किया है, लेकिन महिला ने चेक को बताया कि वो भी अभी अभी शौचालय से निकली है। लोग, क्या ये दिया तले अंधेरा है? चेक ने तुरंत अपने साथ लाए सामान की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन एक पुराने फोन के डिब्बे के अलावा उसके पास सिर्फ एक नोटबुक बची थी। बहुत जाहिर है शॉन अपराधी नहीं है, लेकिन जब चेक उसे पकड़ने के लिए उतरने वाला था तो उसे क्रिस्टीना की सुरक्षा की चिंता होने लगी। इसलिए उसने क्रिस्टीना को अपने साथ उतरने के लिए फिर से आमंत्रित किया। अभी तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची, वो सहयोग करने को तैयार नहीं थी, इसलिए चेक को अपनी तरकीब का इस्तेमाल करना पड़ा। चेक के समझाने के बाद दोनों आखिरकार दरवाजा बंद होने से ठीक पहले ट्रेन से उतर गए। इस बीच भारतीय अंकल पिछले डिब्बे में चले गए थे, इसलिए चेक ने क्रिस्टीना को दरवाजे पर इंतजार करने के लिए कहा और खुद पूरी रफ्तार से अंदर घुस गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी जो अभी अभी शौचालय गया था फिर से शौचालय की ओर जाएगा। जाहिर है ये सामान्य नहीं था, लेकिन जब वो अंदर गया तो उसे पता चला कि आदमी शौचालय इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां बर्फ थी। चेक लक्ष्य को छोड़ने ही वाला था कि आदमी के घड़ी देखने के हाव भाव ने फिर से उसे संदिग्ध बना दिया। विस्फोट करीब देखकर चेक ने तुरंत आदमी का बैग छीन लिया, लेकिन जब उसने सारी चीजें बाहर निकाली तो उसे फोन नहीं मिला। इस बीच होश में आए आदमी ने चेक के साथ हाथापाई शुरू कर दी। तभी दूर जा रही ट्रेन में फिर से विस्फोट हो गया। चेक को लगा कि रिमोट कंट्रोल बम वाला फोन आदमी के पास छिपा हुआ है, इसलिए वो उस पर लेट गया और उसकी तलाशी लेने लगा, लेकिन आदमी ने उसे लात मारकर डिब्बे में गिरा दिया। जे कभी अपने दिमाग से उस अजीब चीज को निकाल भी नहीं पाया था कि ऑब्जेक्टिव शिरले की ट्रेन पहले ही आ चुकी थी। एक जानी पहचानी याद के साथ जेक फिर से उस क्यूबिकल में पहुंच गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार क्यूबिकल में अचानक बिजली चली गई थी। न केवल क्यूबिकल का तापमान तेजी से गिर रहा था, बल्कि ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बंद हो गई थी। जेक मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन हालांकि गॉडविन को डेटा में एक गड़बड़ दिखी, लेकिन उसके पास इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने पिछली बार की तरह व्हाइट से मदद मांगी, लेकिन व्हाइट ने कहा कि वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब एकमात्र चीज जो की जा सकती है वो है जेक की प्रतिक्रिया का इंतजार करना। इसी बीच मुश्किल में फंसे जेक ने खुद ही कुछ करने की सोची। उसने क्यूबिकल के टूलकिट से एक रिंच निकाली और ऊपर की पारदर्शी दीवार पर दे मारी। जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए जेक को आखिरकार जमीन पर गिरी हुई बिजली की तार मिल गई। बिजली की आपूर्ति जल्द ही फिर से शुरू हो गई और संचार सिग्नल फिर से कनेक्ट हो गया। व्हाइट ने उत्सुकता से पूछा कि क्या उसे विस्फोट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मिल गया है। जेक ने जवाब दिया कि उसके पास कोई सुराग नहीं है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसने क्रिस्टीना नाम की एक सदस्य को बचाया था। लेकिन गॉडविन ने उसे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, अन्यथा सिस्टम उस पर प्रतिकूल प्रभाव
डालेगा, लेकिन जेक सहमत नहीं था। अगर क्रिस्टीना विस्फोट से बच सकती है तो शायद अन्य सदस्य भी बच सकते हैं। जेक के अनुरोध पर व्हाइट ने आगे स्पष्टीकरण दिया, जैसे लाइट बंद करने के बाद भी बल्ब में कुछ चमक बाकी रहती है, उसी तरह मरने के बाद भी दिमाग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए चालू रहता है। इसलिए लगभग 8 मिनट की मेमोरी ट्रेल मौजूद हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके ब्रेनवेव को कनेक्टेड रखा जाए तो उसकी मौत से 8 मिनट पहले की यादों को वापस लाया जा सकता है। और वो शॉन से इसलिए बात कर पाया क्योंकि वे व्यक्तित्व, शरीर के आकार और जीन के मामले में बहुत समान थे। जेक को समझाने के लिए गॉडविन ने क्रिस्टीना की मौत की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन जेक को अभी भी विश्वास था कि क्रिस्टीना मरी नहीं है। इससे गॉडविन का धैर्य जवाब दे गया। उसने जेक को बताया कि दूसरा सिमुलेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकवादियों का लक्ष्य वर्ल्ड सेंटर में रेडियोधर्मी पदार्थ से भरे बम को फोड़ना है। अगर विस्फोट हुआ तो लाखों लोग मर जाएंगे। समय बहुत कम है। इस समय जेक ने और सवाल नहीं किए। ये गेडविन है जो चेक को ट्रेन के दूसरे दर्जे के डिब्बे में बने एक सुरक्षित कमरे की याद दिला रहे हैं। कमरे में 1 दर्जन लोडेड पिस्तौल रखी हैं, जिनका इस्तेमाल आपातकाल में तुरंत किया जा सकता है। जैसे ही आवाज आए, चेक को फिर से ट्रेन में भेज दिया गया। कार्य स्पष्ट होने के बाद चेक ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत ट्रेन के दूसरे दर्जे के डिब्बे में बने सुरक्षित कमरे की ओर भागा। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और बाहर रेडियो बजने के समय का फायदा उठाकर तिजोरी का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही उसने पिस्तौल उठाई, एक गार्ड तुरंत उस पर झपटा। अपने भारी वजन का फायदा उठाते हुए चेक ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन अगले ही पल इस बार जागने पर उसे बंदूक चुराने के संदेह में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। 8 मिनट पूरे होने वाले थे और चेक ने अब विरोध करना छोड़ दिया। लेकिन नतीजा नहीं बदला। ट्रेन हमेशा की तरह समय पर फट गई। डिब्बे में वापस पीड़ा से जूझ रहे चेक ने गेडविन से अपने पिता से बात करने की अनुमति मांगी, लेकिन गेडविन का चेहरा उतर गया। उसने शिकायत की कि चेक समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब वो निराशा में सिर झुका रहा था तो चेक ने अनजाने में उसकी वर्दी पर लगा बैज देख लिया। क्योंकि मिशन में कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए चेक को तुरंत फिर से वापस भेज दिया गया। लेकिन इस बार चेक ने अपराधी को खोजने की जल्दी नहीं की, बल्कि अपनी याददाश्त के आधार पर बैज का डिजाइन कागज पर बना दिया। इस समय क्रिस्टीना भी उसकी अजीब हरकतों से आकर्षित हो गई। चेक ने उसे समझाया कि ये सेना का बैज है, क्योंकि उसे अफगानिस्तान में तैनात एक दोस्त से बहुत समय से कोई खबर नहीं मिली है और इसलिए वो उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। हालांकि क्रिस्टीना का फोन इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता, लेकिन उसने चेक के दोस्त को खोजने में मदद करने का वादा किया। तभी ट्रेन के दूसरे दर्जे के डिब्बे में एक बूढ़ी औरत सेना का बैग लिए हुए चेक का ध्यान आकर्षित करती है। उसने अपना बनाया हुआ बैज निकाला और चेक ने सोचा कि उसने जरूर नाम गलत सुना होगा, लेकिन क्रिस्टीना ने फिर अपने पिता का नाम बताया। चेक को विश्वास नहीं हो रहा था। भावनाओं के उफान में उसने क्रिस्टीना में प्रतिभा देखी। साथ ही गॉडविन की आवाज के साथ अब प्रशिक्षण और वास्तविकता के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो गई है। विस्फोट होने से पहले ही चेक फिर से बहक गया। हालांकि इस बार ट्रांसमिशन स्क्रीन में चेक पर युद्ध के मैदान में हुए हमले की यादें भी शामिल थीं। जब चेक फिर से जागा तो उसने तुरंत गॉडविन से पूछा कि क्या वो मर चुका है। उसे उम्मीद नहीं थी कि गॉडविन इसे बटन से असंबंधित बताएगा, क्योंकि उसका अतीत रंगीन था। आंख आगे टालने में असमर्थ देखकर गॉडविन ने उसे सब कुछ बताया। पता चला कि अब चेक के पास केवल मस्तिष्क का एक हिस्सा चल रहा है, जिसमें उसका शरीर और गतिविधियां शामिल हैं। फंक कैबिन सहित सभी संख्याएं चेक की व्यक्तिपरक कल्पनाएं हैं। गॉडविन के शब्दों ने तुरंत चेक के दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया। जिस फंक कैबिन ने उसे अभी भी मजबूती से जकड़ रखा था, वो तुरंत विघटित हो गया। लेकिन गॉडविन को उसकी वर्तमान स्थिति की परवाह नहीं थी और उसने अभी भी चेक से वापस जाने और हत्यारे को खोजने के लिए कहा। लेकिन इस समय चेक पहले से ही समझ गया था कि वो अपनी मृत्यु के बाद तथाकथित मूल राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता है। उसने गॉडविन के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो हत्यारे को ढूंढ लेता है तो उसे पूरी तरह से मरने दिया जाए। उम्मीद नहीं थी कि गॉडविन इस बार आसानी से मान जाएगा। इस तरह चेक को फिर से डिब्बे में भेज दिया गया। हालांकि बार बार कोशिश करने के बाद भी चेक को अभी भी कुछ नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिला और इस समय तक वो पहले ही थक चुका था। जब वो हार मानने वाला था तो गॉडविन ने उसे अपने पिता की एक रिकॉर्डिंग दिखाई और पिता के प्रोत्साहन के शब्द एक नए कौशल की तरह थे, जिसने तुरंत चेक को फिर से उत्साहित कर दिया और स्वेच्छा से खुद को फिर से ट्रेन में वापस भेजने के लिए कहा।
पहले के कई अनुभवों के साथ इस बार चेक को बहुत आसानी से बंदूक मिल गई। फिर वो तुरंत बम से भरे डिब्बे में घुस गया और बम से निर्देश प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन को हटा दिया। फिर योहन ने अंतिम कॉल नंबर डायल किया, इसलिए उसके बगल में फोन पर बात कर रहा दाढ़ी वाला आदमी तुरंत उसका लक्ष्य बन गया। उसने जल्दी से बंदूक निकाली और दाढ़ी वाले आदमी को मजबूर किया, मोबाइल फोन निकालो। लेकिन जब उसने वापस डायल किया तो उसे पता चला कि फोन की घंटी डिब्बे के सामने से आ रही है और इस मामले में फोन उठाने वाला एकमात्र व्यक्ति वो आदमी था जिसने पहले अपना बैग खो दिया था। योहन ने तुरंत डिब्बे से बाहर भागकर उस आदमी का पीछा किया। सीधे आदमी के सामने वाले डिब्बे में आने और कुछ फेंकने के बाद वो मुड़ गया और चला गया। पानी से भरे सिर वाला चेक आगे बढ़ता रहा। तभी चेक को पता चला कि जिस आदमी को अभी अभी बैग मिला था उसने उसे वापस ट्रेन में फेंक दिया था और अंदर वास्तव में उसका पहचान पत्र था। जाहिर है वो जानबूझकर मौत का भ्रम पैदा करना चाहता था, हालांकि इससे पहले कि वो कार से उतरकर पीछा कर पाता। कार का दरवाजा बंद हो गया, इसलिए चेक को हार्डवेयर को नीचे खींचना पड़ा। दरवाजा खोलने का स्विच और उड़ती हुई ट्रेन से कूदने का जोखिम उठाया। अपने शरीर पर लगे दर्द की परवाह किए बिना चेक तुरंत बम वाले आदमी की कार की ओर भागा। उसने बम से निकाला हुआ मोबाइल फोन निकाला, लेकिन उत्कृष्ट मानसिक गुणवत्ता वाला बम वाला आदमी अभी भी मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था, इसलिए चेक ने तुरंत कार से मिला हुआ बैग निकाला। योजना को विफल होते देख बम वाले आदमी ने परवाह नहीं की। उसने अपने पीछे का दरवाजा खोला। डिब्बा वास्तव में पूरी तरह से संशोधित बमों से भरा हुआ था और अंदर के बक्से में अफवाहों के अनुसार रेडियोधर्मी सामग्री थी। चेक अगले चमत्कार का लक्ष्य पूछने ही वाला था कि चेक ने 2 गोलियां चलाईं और बगल में खड़ी क्रिस्टीना भी बम वाले की गोली से बच नहीं पाई। वो भी गाड़ी के दूसरे हिस्से में गिर गई। हालांकि दोनों को गोलियां लगी और वो गिर पड़े, लेकिन शुक्र है कि ये मिशन आखिरकार पूरा हो गया। तभी चेक क्रिस्टीना को दिलासा दे रहा था कि दूर जा रही ट्रेन में फिर से जोरदार धमाका हुआ। दरअसल बम पर एक फोन भी लगा था। इस नाकामी के साथ चेक फिर से क्वांटम चैम्बर में वापस आ गया। चेक द्वारा दी गई हत्यारे की जानकारी मिलने के बाद ब्रिज की तरफ गाड़ी चला रहे बम वाले को पुलिस ने जल्द ही ढूंढ लिया और शहर में घुसने से पहले ही स्पेशल पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक रोक लिया। उसे फिर से वापस जाना होगा, लेकिन चेक चाहता है कि उसे वापस जाकर शॉन को बचाया जाए और फिर बिना किसी पछतावे के मर जाए। लेकिन गॉडविन को लगता है कि चेक का अड़ना बेकार है। उसे सिर्फ वास्तविक दुनिया की यादें दिख रही हैं। वापस जाने पर भी इस दुनिया में कोई बदलाव नहीं होगा। मूल दरअसल गॉडविन हमेशा से चेक द्वारा भेजे गए संदेशों को सिर्फ शब्दों के जरिए ही पा रहा था। शायद चेक के दर्द ने गॉडविन में सहानुभूति पैदा कर दी थी। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो चेक की बात मान जाता है। वो चेक को बताता है कि अगली बार रीलोडिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देगा ताकि वो फिर कभी वापस न आ सके। जैसे ही गॉडविन एंटर दबाता है, चेक फिर से उस जानी पहचानी ट्रेन में वापस आ जाता है। इस बार वो घबराता नहीं है। वो सफाई से बम से जुड़े दोनों फोन हटा देता है, फिर चुपके से एक पुलिस वाले का फोन चुरा लेता है और बम को ट्रेन से उतरने से 1 सेकंड पहले उसे ट्रेन के हुक पर सफलतापूर्वक लगा देता है। फिर वो हटाए गए फोन से पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी देता है। इसके बाद वो अपराधी के फोन से धमाके की घटना के बारे में लिखता है और उसे मूल दुनिया में गॉडविन को ईमेल कर देता है। ये सब करने के बाद चेक शॉन के रूप में अपने पिता को फोन करता है। वो आखिरकार अपनी जिंदगी के आखिरी पल में अपने पिता को वो बात बता देता है जो उसने सालों से अपने दिल में छुपा रखी थी। हालांकि वो जानता है कि वो अब कभी अपने पिता के साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन आखिरी फोन ने उसे सुकून दिया। अपनी सीट पर वापस आकर पूरी तरह से शांत होकर चेक अपनी जेब से सारे अमेरिकी डॉलर निकालता है। अभिनेता पूरी गाड़ी के यात्रियों को चुटकुले सुना रहा था और डे काउंट के खत्म होने के आखिरी पल में जैक ने क्रिस्टीना से एक सवाल पूछा, अगर जिंदगी में सिर्फ 1 सेकंड बचा हो तो वो उसे कैसे बिताएगी, और क्रिस्टीना ने उसका जवाब दिया। इस तरह डे काउंट के आखिरी सेकंड में जैसे ही गॉडविन ने समझौते के अनुसार जैक की जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, गाड़ी में मौजूद हर यात्री के चेहरे पर मुस्कान थी और वे सब जम गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अभी अभी जो लोग जमे हुए थे वो अचानक फिर से जिंदा हो गए। पता चला कि यही वो जगह है जहां वो ओरिजिनल डे माँ में घूमते वक्त बड़े बाल दिखाई दिया था। दूसरी तरफ बेस में गॉडविन को अचानक जैक का एक इलेक्ट्रॉनिक अभिवादन मिला। लेकिन तुम तो जिंदा नहीं हो। मिशन दास।